Dear students, today we are going to learn the procedure for the issue of debentures. प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स यानी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसका क्या तरीका होता है, कंपनी को कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं डिबेंचर इशू करते वक्त। तो ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है जिसमें टोटल 11 स्टेप्स हैं। तो ये स्टेप जो है हर कंपनी को फॉलो करना होता है जब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है यानी कंपनी डिबेंचर सेल कर रही है। तो वन बाय वन हम इसके स्टेप्स देखते हैं कि क्या क्या कंपनी को करना होता है जब डिबेंचर इशू कर रही है। नंबर 1, पास रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। इन द बोर्ड मीटिंग फॉलोइंग रेजोल्यूशन विल हैव टू बी पास्ड। कंपनी जब डिबेंचर इशू कर रही है तो सबसे पहले कुछ रेजोल्यूशन पास करने होते हैं। रेजोल्यूशन यानी क्या होता है, कंपनी की मीटिंग में जो लिया गया डिसीजन होता है उस डिसीजन को रेजोल्यूशन कहा जाता है। तो ये मीटिंग का फाइनल डिसीजन होता है। अब नंबर 1 रेजोल्यूशन किस चीज़ के ताल्लुक से, अमाउंट एंड टाइप ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर इशू। कंपनी जब डिबेंचर इशू कर रही है तो उस डिबेंचर की अमाउंट क्या होगी, कौन से टाइप के डिबेंचर इशू किए जाएंगे और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे इशू करने के, ये सारी चीज़ों का रेजोल्यूशन पास किया जाता है। सेकंड, अप्रूव प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर। प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल दिया जाता है बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके, ऑफ़र लेटर का या फिर लेटर ऑफ ऑफ़र का, इनका अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है और ये अप्रूवल बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ज़रिए लिया जाता है। नंबर 3, अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज़ एंड गेट देयर रिटन कंसेंट। डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना होता है, इसके लिए अप्रूवल देना होता है, इनके अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल यानी इनकी मंजूरी देनी होती है और उनका रिटर्न में कंसेंट भी लिया जाता है कि डिबेंचर ट्रस्टी जो है कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हैं। नंबर 4, ऑथोराइज बोर्ड टू क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। बोर्ड को ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो कंपनी के फिक्स्ड एसेट पर चार्ज क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करती है उस वक्त डिबेंचर होल्डर को कंपनी के फिक्स्ड एसेट पर चार्ज प्रोवाइड करना होता है यानी उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। नंबर 5, कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इफ़ द बोर्ड्स बोरोइंग पावर नीड टू बी इंक्रीज्ड। अगर बोर्ड के बोरोइंग पावर को इंक्रीज़ करना है, बोरोइंग पावर यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोरो करते हैं मार्केट से मनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, शेयर मार्केट से और बैंक से, तो ये बोरोइंग पावर को अगर इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके जो है अप्रूवल लेना होता है। नंबर 6, ऑथराइजेज बोर्ड टू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर रिसीविंग मनी फ्रॉम एप्लीकेंट्स। जब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो उसके पैसे कलेक्ट करने के लिए बोर्ड को एक अकाउंट ओपन करना होता है, सेपरेट अकाउंट, जिसमें सारे एप्लीकेंट से कलेक्ट किए गए मनी जो इसमें डिपॉजिट करने होते हैं। तो इसके लिए ऑथराइज दिया जाता है, अथॉरिटी दी जाती है बोर्ड को कि वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करे। नंबर 2, होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। If the borrowing power of the board is to be increased, EGM must be held to get the shareholders' approval through a special resolution. एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब कंडक्ट की जाती है, जब कोई इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट मैटर पर डिसीजन लेना होता है तो इस मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है। ये 11th स्टैंडर्ड में हमने सीखा है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने बोरोइंग पावर जो होता है इसको इंक्रीज़ करना है तो इस मीटिंग को कंडक्ट करना होता है और इस मीटिंग में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होता है और शेयर होल्डर जो है इस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर देते हैं। नंबर 3, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सेक्रेटरी हैज़ टू फाइल द स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ ऑफर विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 30 days ऑफ बोर्ड मीटिंग। जैसे ही बोर्ड मीटिंग होती है तो सेक्रेटरी को स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी और प्रॉस्पेक्टस की कॉपी, ऑफ़र लेटर या लेटर ऑफ ऑफ़र की कॉपी जो है कंपनी के रजिस्ट्रार के पास 30 दिन के अंदर सबमिट करना ज़रूरी होता है। नंबर 4, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। कंपनी गेट्स इट्स डिबेंचर्स रेटेड बाय वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी।
द रेटिंग मस्ट बी मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ ऑफर। क्रेडिट रेटिंग करना होता है कंपनी को अपने डिबेंचर्स की। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जो क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है कंपनी के डिबेंचर्स को। इस एजेंसी का काम होता है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कि इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना सेफ़ है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बताती है। तो एक या कम से कम एक या एक से ज़्यादा जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जो है डिबेंचर्स की रेटिंग करवाई जाती है। और उस एजेंसी ने क्या क्रेडिट रेटिंग दिया, ए दिया है, A+ दिया है, B+, जो भी होता है वो प्रॉस्पेक्टस में मेंशन करना ज़रूरी होता है। नंबर 5, एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। कंपनी एंटर्स इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट फॉर अंडरराइटिंग इट्स डिबेंचर इशू। उसके बाद कंपनी को अंडरराइटर्स के साथ एग्रीमेंट बनाना होता है। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अंडरराइटर्स वो पर्सन होते हैं जो कंपनी के अनसोल्ड डिबेंचर को सेल करने की या फिर उनको खुद परचेस करने की कंपनी को गारंटी प्रोवाइड करते हैं और कंपनी से एक कमीशन लेते हैं, कमीशन बेसिस पर काम करते हैं। तो इनके साथ एग्रीमेंट करना होता है डिबेंचर को इशू करने के लिए। कंपनी इनके साथ एग्रीमेंट इसलिए करती है कि अगर इनके डिबेंचर सेल नहीं हो रहा है तो अंडरराइटर इनको परचेस करते हैं, इनको सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। नंबर 6, इशू प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर लेटर। कंपनी इशूज प्रोस्पेक्टस इफ इट इज़ इन्वाइटिंग द पब्लिक टू बाय इट्स डिबेंचर। जब कंपनी पब्लिक को डिबेंचर सेल कर रही है तो उस वक्त कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, तो प्रॉस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी होता है। उसके बाद ऑफर लेटर इज़ इशूड इफ़ अ कंपनी मेक्स प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है यानी प्राइवेटली डिबेंचर सेल कर रही है अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, डायरेक्टर्स को, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी ऑफर लेटर इशू करेगी। एंड लेटर ऑफ ऑफर फॉर राइट इशू। अगर कंपनी राइट इशू कर रही है यानी अपने एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर को ही डिबेंचर सेल कर रही है तो लेटर ऑफ ऑफर प्रोवाइड किया जाता है। नंबर 7, ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट। कंपनी opens a separate bank account in a scheduled bank to receive the money from the applicant। कंपनी जो है एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करती है किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए, क्योंकि डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है तो एप्लीकांट के पास से एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करना होता है, फिर उसके बाद दूसरे इंस्टॉलमेंट होते हैं। ये सारे अमाउंट जो है कंपनी एक सेपरेट बैंक में अकाउंट ओपन करती है, उसमें ये सारी अमाउंट डिपॉजिट की जाती है। Number 8, receiving application money. Subscribers will submit their application along with the required amount to the specified bank within the time period mentioned in the prospectus or letter of offer or offer letter। जो सब्सक्राइबर होते हैं यानी जो डिबेंचर परचेस कर रहे हैं उनको एप्लीकेशन सबमिट करना होता है और एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी जो है कंपनी के जो स्पेसिफाइड बैंक होता है जिसको कंपनी ने अपॉइंट किया उस बैंक के अकाउंट में जो है जो गिवन पीरियड होता है उस पीरियड ऑफ टाइम में जो है जमा करना होता है। प्रॉस्पेक्टस में टाइम पीरियड दिया जाता है कितने टाइम में जो है एप्लीकेशन और एप्लीकेशन मनी जमा करना है। नंबर 9, होल्ड बोर्ड मीटिंग। After the issue closes, a board meeting is held to decide and approve allotment of debentures. Board also approves the creation of charges on the company's assets। जब इशू क्लोज होता है यानी क्लोजिंग डेट आ जाती है इशू ऑफ डिबेंचर की, उस वक्त उसके बाद जो है बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की जाती है, उसमें डिबेंचर का अलॉटमेंट डिसाइड किया जाता है यानी किन किन एप्लीकांट को डिबेंचर्स का अलॉटमेंट किया जाएगा, डिबेंचर सेल किए जाएंगे। उसके बाद बोर्ड जो है कंपनी के फिक्स्ड एसेट पर कितना चार्ज किया गया है उस चार्ज को भी अप्रूव करता है। नंबर 10, इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। द अलॉटमेंट प्रोसीजर हैज़ टू बी completed within 60 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अलॉटमेंट की जो प्रोसीजर होती है वो जैसे ही एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है उसके बाद 60 दिन के अंदर कंप्लीट करना होता है सारी प्रोसीजर को। कंपनी हैज़ टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। जैसे ही कंपनी अलॉटमेंट लेटर भेजती है डिबेंचर होल्डर को उसके बाद 6 महीने के अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना होता है। उसके बाद लास्ट है मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। सेक्रेटरी हैज़ टू मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स विद इन 7 days आफ्टर द बोर्ड अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट।
जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स का अप्रूवल देते हैं तो उसके बाद सेक्रेटरी को जो है डिबेंचर होल्डर्स की एंट्री रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में 7 दिन के अंदर करनी होती है। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर वो रजिस्टर होता है जिसमें सारे डिबेंचर होल्डर्स का रिकॉर्ड होता है, उनका नाम होता है, एड्रेस होता है, किसने कितने डिबेंचर परचेस किए, ये सारी डिटेल्स रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में होती है। However, if debentures are issued in demat form, company does not maintain the register of debenture holder. अगर डिबेंचर्स डीमैट फॉर्म में इशू किए गए हैं, डीमैट फॉर्म यानी ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जिसमें हमारे डिबेंचर्स इलेक्ट्रॉनिकली रखे जाते हैं डीमैट अकाउंट में। तो अगर डीमैट के ज़रिए डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं तो यहाँ पर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। उसके बाद है डिबेंचर ट्रस्टी, लेकिन ये हमारे सिलेबस में इस साल जो है डिडक्ट किया गया है, तो ये एग्ज़ाम में आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये सेल्फ स्टडी करना है आपके नॉलेज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।